चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 यानी कि प्रेस सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉर्ट वीडियो यानी कि पूरा का पूरा ये चैप्टर है डियर स्टूडेंट, एक वीडियो में ख़त्म करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो में पूरा जो चैप्टर कवर करेंगे इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहले शॉर्ट क्वेश्चन करूंगा जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इसका आप लोग देख पा रहे, कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि उत्प्रेरक क्या है। देखो व्हाट इज द कैटलिस्ट, यानी कि आप लोग का दोस्त उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उससे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट किसी पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उससे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक बहुत तरह का होता है डियर स्टूडेंट, जैसे एमिनो ये जो होते हैं दोस्तों उत्प्रेरक ये सब है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। V2O5 ये सब क्या उत्प्रेरक है जो कि किसी भी दोस्तों अभिक्रिया में अभिक्रिया के गति को दोस्तों क्या करता है, इनक्रीज करता है, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखो जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल गति को दोस्तों प्रभावित करता है, यानी कि अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है। ज्यादातर कंडीशन में 99% में दोस्तों जो होता है उसमें जो होता है अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कहोगे सर जी ये क्या होता है उत्प्रेरक, कैसे पहचानेंगे उत्प्रेरक है। देखो टेंशन मत लो, सब आपको क्लियर होगा, बस वीडियो को पूरा देखो। आपको ये याद रखना है कि जिस पदार्थ में दोस्तों अभिक्रिया के गति को बढ़ाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो नीचे उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक समांगी उत्प्रेरक होता है, एक विषमांगी उत्प्रेरक होता है। यहाँ पर देखो समांगी उत्प्रेरक क्या, तो देखो यहाँ से समझो कहा जा रहा है समांगी उत्प्रेरक क्या। तो देखिए जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिफल सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो तब उस अभिक्रिया को हम लोग समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO की उपस्थिति में SO2 यानी कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप लोग को NO जो दिख रहा है ये क्या उत्प्रेरक का काम करेगा। जब उत्प्रेरक का काम करेगा तो यहाँ से SO2 और ऑक्सीजन की अभिक्रिया देख लो, यहाँ पर NO क्या है, ये आपका उत्प्रेरक, और यहाँ से आपका अभिक्रिया SO3 में परिवर्तित हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। यानी कि जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिफल सभी दोस्तों एक ही भौतिक अवस्था में होगा तो इस अभिक्रिया को हम लोग समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। ये आप लोग का एग्जाम्पल रहा। चलिए इजी क्वेश्चन था। इसी का सेकंड देखिएगा तो कहा जा रहा है कि विषमांग उत्प्रेरण दोस्तों क्या है। देखिए विषमांग उत्प्रेरक क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक जो होता है डियर स्टूडेंट से उत्प्रेरक और जो कारकों की दो अवस्थाएं होती है अलग अलग होते हैं। देखो समांगी में क्या था, समान था, लेकिन विषमांगी में अलग अलग होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आयरन का जो चून होता है चून की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर आपको नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा आयरन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आयरन की उपस्थिति में जो होता है अमोनिया और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बनता है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों आयरन चूनों की उपस्थिति ये क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया आयरन चून। इसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन H की अभिक्रिया से हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनिया प्राप्त हो रहा है। ये भी आपका क्लियर हुआ। चलिए देखो उत्प्रेरक के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, क्या, एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, दो प्रकार के, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक एक ऐसा, देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। यानी कि उत्प्रेरक एक ऐसी दोस्तों अभिक्रिया होता है जो अभिक्रिया के उत्प्रेरक को बढ़ाता है, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक ऐसा होता है जो अभिक्रिया के गति को कम कर देता है। यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक होगा वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा वो अभिक्रिया की गति को घटाएगा। ये आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो स्व उत्प्रेरक, यानी कि स्व उत्प्रेरक भी होता है, एक उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्व उत्प्रेरक, यानी कि स्व उत्प्रेरक क्या, सेल्फ एक्टिव एक्ट, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना कोई प्रतिफल स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उसे
स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोई प्रतिफल दोस्तों स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ से देखिएगा तो ऐसे जैसे एथिल एसीटेट के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ से आप लोग देखेंगे एथिल एसीटेट दिया गया। देखो एथिल एसीटेट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या एथिल एसीटेट कहोगे कैसे सर जी? तो देखो यहाँ पर आपका क्या एथिल है, ये आपका क्या एसीटेट है। एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3COO होता है। क्या होता है? COO। तो यहाँ पर एथिल आपको ये वाला है और ये पूरा एथिल एसीटेट हुआ। एथिल एसीटेट को दोस्तों जब जल अपघटन किया जाता है, क्या कहा जाता है? जल अपघटन किया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। ये क्या? एसिटिक अम्ल। और यहाँ पर क्या? इथाइल अल्कोहल है। यानी कि मेन कंपाउंड क्या बना? एसिटिक अम्ल बना। तो एसिटिक अम्ल दोस्तों क्या? उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। देखिए कितना इजी है। यहाँ पर ये सुनो आप लोग को तेज अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो का दोस्तों क्या करेगा? उत्प्रेरक का कार्य करेगा। यानी कि यहाँ से आप लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया दोस्तों जल अपघटन किया जाता है एथिल एसीटेट को, तो इससे क्या प्राप्त होता है? एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। यह ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछता है तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है। एथिल एसीटेट की जल अपघटन से क्या बनता है? एसीटिक अम्ल बनता है। ये आपका स्व उत्प्रेरक हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पॉइंट है, प्रेरित उत्प्रेरक क्या है? तो देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाए तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जब कोई उत्प्रेरक बेस होता है पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की उत्प्रेरण क्षमता को घटा देता है, नष्ट कर देता है, तो उसे उत्प्रेरक बेस कहते हैं। देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या है ये भी आप लोग को जान लेना चाहिए। उत्प्रेरक वर्धन क्या है उससे पहले 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर जरूर सर्च करना। देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या है? तो देखो वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। यानी कि वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो ये आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूंगा ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम भौकाल मचाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लीजिए। हाइपरबेरिक द्वारा अमोनिया का निर्माण जो होता है दोस्तों आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आयरन उत्प्रेरक क्या होता है? तो ये जो एफी जो होता है डियर स्टूडेंट, एफी उत्प्रेरक, इसी को आयरन उत्प्रेरक कहा जाता है। तो दोस्तों जब नाइट्रोजन से यहाँ समझ लो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा, यकीन नहीं है तो आप लोग को दिखा दूंगा सबूत भी। देखो जब भी आप लोग का हाइपरबेरिक में जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो इससे अमोनिया प्राप्त होता है और यह लोहे की उपस्थिति में किया जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड देखो मैं करवा दिया हूँ, पिछला साल भी करवाया था तो याद कर लीजिए ये सब क्वेश्चन। देखो उत्प्रेरक के विशेषता, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको 5 पॉइंट बताएंगे। पांचों पॉइंट को आप लोग को इस प्रकार से लिख देना है जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ब्लू पेन से लिखना है। चलिए 6 पॉइंट आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप कहोगे कि सर जी इंग्लिश मीडियम कहाँ, नीचे सबसे दिया गया। चलो यहाँ पर उत्प्रेरक के विशेषताएं आप लोग को याद कर लेना है। क्या उत्प्रेरक की विशेषताएं? देखो यहाँ पर उत्प्रेरक लिखा गया तो याद रखिएगा उत्प्रेरक होगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता। देखो उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता। ये क्या होता है? ये दोस्तों बढ़ाता है अभिक्रिया को, वेग को, उसको प्रभावित करता है। थोड़े अभिक्रिया को आरंभ करेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है, देखो या घटाता है। देखो उत्प्रेरक बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कहोगे सर जी आपने तो बताया था खाली बढ़ता है। मेरे प्यारे अगर धनात्मक होगा तो बढ़ेगा, ऋणात्मक होगा तो घटेगा, ये मैंने बोला था पॉइंट में। तो बढ़ा या घटा सकता है। ये अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता। ये क्या होता है? अभिक्रिया को आरंभ नहीं करता। चलिए पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता परंतु भौतिक रूप से परिवर्तित है। यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? रासायनिक रूप से अपरिवर्तित, लेकिन भौतिक रूप से क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा। चलिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। देखो उत्प्रेरक की जो सूक्ष्म मात्रा होती है वो क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अत्यंत ही अल्प मात्रा में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, उससे उत्प्रेरक के
सूक्ष्म मात्रा कहते हैं। चलिए उत्प्रेरक बेस क्या है, देखो उत्प्रेरक बेस भी जान लीजिए। एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो होता एक ही प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं सभी अभिक्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बल्कि विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, अर्थात उत्प्रेरक बेस्ड कहलाता है। देखो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग उत्प्रेरक का उपयोग किया, जैसे अमोनिया बनाने के लिए किसका, लोहा का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये सब अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्प्रेरक बेस्ड कहते हैं। चलो उम्मीद है आप लोग को काफी इजी पॉइंट लग रहा है, इतना आसान यूट्यूब पर दे रहे हैं बिल्कुल फ्री का। आप लोग पीडीएफ कोर्स पूरा चैप्टर का लेना चाहते हो इसी नंबर पर आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना, थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा लेकिन पूरा मिल जाएगा। चलिए उत्प्रेरक हमेशा एक निश्चित ताप एवं कार्य करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम इजी क्वेश्चन है, यहाँ से सही विद्यार्थी याद रखिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ताप का प्रभाव, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक एक ही निश्चित, देखिए उत्प्रेरक का जो प्रभाव होता है डियर स्टूडेंट एक निश्चित ताप पर कार्य करता है। क्या कार्य करता है, निश्चित ताप पर कार्य करता है। तो उस ताप को हम लोग उत्प्रेरक का दोस्तों अनुकूलतम ताप कहते हैं। इस ताप से प्राय नीचे अभिक्रिया दोस्तों होता है बदल जाता है। अब नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, देखिए उत्प्रेरक रासायनिक साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखिए उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों किसी रासायनिक साम्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उत्प्रेरक का भी रासायनिक साम्य पदार्थ को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि यह समान रूप से अर्घ तथा पास से अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एकदम इजी, एकदम लॉलीपॉप आसान लैंग्वेज में लिखा है, किसी विद्यार्थी याद करने में किसी को समस्या नहीं होगा। मुझे 100% गारंटी आप लोग बिल्कुल टॉपर लिस्ट में होगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए देखो ये आपका दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना। उत्प्रेरक के दोस्तों जो होता है एंजाइम उत्प्रेरक वो क्या होता है, देखो ये एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ होता है, यानी कि ये क्या जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ है। ये अनेक जैविक एवं रासायनिक क्रियाओं को संपादित कराते हैं। यानी जो होता है दोस्तों एंजाइम उत्प्रेरक एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक पदार्थ होता है जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, जिसे एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। एंजाइम दोस्तों जो होता है प्राय प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्राय क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्राय प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जैसे इनवर्टेस नामक एंजाइम बैक्टीरिया सुक्रोज नामक एंजाइम को ग्लूकोज में बदलता है। देखो यहाँ पर आप लोग को क्या हुआ, इनवर्टेस नामक एंजाइम पे सुक्रोज नामक एंजाइम को ग्लूकोज में बदलता है। देखो सुक्रोज को किस में बदल रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सर जी ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये फ्रुक्टोज का सूत्र है, वो दोनों एक है सर जी, हाँ दोनों का एक होता है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह यानी कि दोस्तों सुक्रोज का क्या किया जा रहा है, तो दोस्तों इनवर्टेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में किया जा रहा है। और एंजाइम जो होता है पूरा का पूरा प्रोटीन होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में पूछता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि साय एंजाइम क्या है, वह पदार्थ जो एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है उसे साय एंजाइम कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, वह पदार्थ जो एंजाइम के उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है उसे साय एंजाइम कहते हैं, या कोई एंजाइम इसी को कहा जाता है। या साय एंजाइम जो होते हैं विटामिन होते हैं, इसको आप लोग को याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साय एंजाइम क्या है, तो आप लोग को प्रोटीन बासा लिक्विड ये सब दे देगा, तो आपको याद रखना है विटामिन होता है। चलो देखो अधिशोषण क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं जी, हाँ बिल्कुल। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर दुर्बल बांडर वाल्स के द्वारा दोस्तों क्या होता है जुड़ता है, उसकी सतह पर चिपकता है, तो इस क्रिया को हम लोग अधिशोषण कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर दुर्बल बांडर वाल्स के कारण जुड़ता है, जिससे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट है जिससे आप लोग को याद रखना है। जो पदार्थ चिपकता उसे अधिशोषण कहते हैं। जैसे कि देखो मान लीजिए आप लोग दीवार पर पोताई करो, जो मान लीजिए आप चूना से पोताई कर रहे हो, जो पदार्थ चिपका यानी कि चूना क्या हुआ पर अधिशोष हुआ, और जिस पर चिपकता वो अधिशोषक हुआ। इतना बेहतरीन लैंग्वेज कोई नहीं बताएगा, समझा रहा हूँ, समझो। जो पदार्थ चिपकता उसे अधिशोष कहते हैं। मैंने देखो आप लोग चूने से क्या करते हो, पुताई करते हो, पुताई करते हो तो जो चिपकता है चूना
ना उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस पर चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं। यानी कि दीवार यहाँ पर क्या हो गया, दीवार आपका क्या होगा, अधिशोषक हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर चिपका और जो पदार्थ चिपका उसको अधिशोष कहते थे। यहाँ पर आपका जो हो गया क्या बोलते हैं, चूना हो गया अधिशोष और दीवार हो गया अधिशोषक। बस हो गया। और क्या, जब अमोनिया गैस के बीच चारकोल को रखा जाता है तो अमोनिया गैस चारकोल के सतह पर चिपक जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर चारकोल अधिशोषक है। बिल्कुल, देखो चारकोल क्या हुआ, अधिशोषक, क्योंकि चारकोल के ऊपर चिपका, और अमोनिया गैस अधिशोषक, इसे चिपकने की क्रिया को अधिशोषक पूरा कहते हैं। देखो इतना आसान लैंग्वेज है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग पढ़ोगे मन से तो बिल्कुल टॉप कीजिएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आसान एकदम है, आसान, ठीक ना, एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि अधिशोषक क्या है। देखो अधिशोषक दोस्तों वो क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर अंदर तक प्रवेश करता है उससे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अधिशोषण और अवशोषण में, तो ये सब आपका क्लियर होगा। बस लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, ये आपका 222 प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक प्रवेश करता है उससे अवशोषण कहते हैं या अधिशोषक। चलिए, जैसे देखो स्पंज के अंदर चीनी का चाशनी प्रवेश करना अवशोषण है। जैसे कि देखो आप लोग स्पंज खाए कि नहीं जी, हाँ सर जी, नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। स्पंज के अंदर चीनी का जो चाशनी होता है, जो रस होता है, वो प्रवेश करता है, उसी को अधिशोषण कहा जाता है। कितना आसान लैंग्वेज में समझा दिया। 9 नंबर देखो, विशोषण क्या, किसी अधिशोषक के सतह से अधिशोष के हटने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। देखो किसी अधिशोषक के सतह से अधिशोष के हटने की क्रिया, यहाँ पर देखो चारकोल को गर्म करते हैं तो उसके सतह पर जो उपासित अमोनिया होता है उसको हटने की जो क्रिया होती है उसको विशोषण कहते हैं। अधिशोषण की क्रिया निम्न ताप पर होती है, अधिशोषक की क्रिया उच्च ताप पर होती है। यानी कि जो अधिशोषण होता है वो निम्न ताप पर होता है, लेकिन अधिशोषक जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। चलो अब देखो अधिशोषक के प्रकार के, देखो अधिशोषक के दोस्तों मूल्य 2 प्रकार का होता है। एक रासायनिक अधिशोषण होता है, एक भौतिक अधिशोषण होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, साथ में इसका आंसर भी कराऊंगा, बस आप लोग पूरा देखो। चलिए, कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण क्या, व्हाट इज द फिजिकल एडॉप्शन। देखो जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच दुर्बल बल, देखिए कितना बेहतर लैंग्वेज आपको मिलेगा। यहाँ पर समझो क्या, दुर्बल आकर्षण बल, यानी कि डियर स्टूडेंट जब अधिशोष से जो चिपकता है और जिस पर चिपकता अधिशोषक के बीच से दुर्बल बल से पाया जाता है तो इससे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहेंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट जो अधिशोषक दीवार होगा, दीवार उस पर जो चूना चिपकाएंगे, चूना जो लगाएंगे उस पर दुर्बल बल करेगा, तो इस दुर्बल बल को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे चारकोल पर निम्न ताप पर अमोनिया गैस को अधिशोषित करना भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल। एकदम इजी है, एकदम सभी विद्यार्थी क्लियर कीजिए इसको पढ़ के। देखो रासायनिक अधिशोषण प्रबल होता है, क्या होता है, प्रबल होता है। देखो ये प्रबल होता है, देखो चूना का काम तो ये करेगा जो छूटेगा नहीं, ये तो छूट जाता है। दुर्बल बांधरबाज ना होता है मेरे प्यारे, दुर्बल बांधरबाज, ये चूना का इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे, खाले का दे सकते हैं जो कि उजाड़ जाए, दुर्बल के लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक अधिशोषण तो इसके लिए हम लोग दोस्तों एग्जाम्पल दे सकते हैं चूना और पेंट का, क्योंकि ये कभी उजरेगा नहीं। क्यों सर जी, क्योंकि ये प्रबल होता है, प्रबल माने बहुत शक्तिशाली। देखो जब अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच प्रबल, देखो अधिशोष क्या होता है, चिपकने वाला। तो मान लीजिए आपका पेंट हो गया, चिपक गया, और दीवार हो गया आपका क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। क्या दीवार पर पुताई करोगे पेंट से तो जल्दी उजरेगा नहीं सर जी, क्यों, क्योंकि इसमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इसीलिए रासायनिक, इससे अर्थात प्रबल बंधन का मतलब क्या हुआ, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन मजबूत होता है। इसीलिए देख सकते हो दीवार पर चूने की पुताई, देखो कितना इजी लैंग्वेज है, क्योंकि शाबाश सर जी आप धन्य, इतना बेहतरीन लैंग्वेज आप हमें प्रोवाइड करोगे, आपको बिल्कुल धन्य होना चाहिए। इतना बेहतर लैंग्वेज, इतना आसान, इतना सटीक आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। बस देखते जाइए खाली। चलो यहाँ से भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखा गया, इसको भी आप देखिए। देखो भौतिक अधिशोषण, भौतिक का मतलब क्या, दुर्बल, और रासायनिक का मतलब क्या, प्रबल। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल उसी प्रकार से मैंने दिया है। जो भौतिक अधिशोषण होता है दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण होता है वो प्रबल आकर्षण बल कारण, किस कारण, प्रबल। और दोस्तों भौतिक अधिशोषण दुर्बल आकर्षण बल के कारण होता है। ये दोनों में पहला अंतर हुआ। देखो भौतिक अधिशोषण दुर्बल होता है इसलिए निम्न ताप पर होता है, और
ये दोस्तों जो होता है उच्च ताप पर होता है प्रबल आकर्षण बल। क्या कौन ताप? उच्च ताप। और ये निम्न ताप। देखो कितना इजी दोनों लैंग्वेज है। याद हो जाएगा कि नहीं सर जी? बिल्कुल याद होना चाहिए। देखो ये रस भौतिक अधिशोषण होता है, बहुपार्थी होता है, ये एक पार्थी होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा गया है। जो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण होता है ये एक पार्थी होता है। देख लो 2021 के क्वेश्चन बैंक में पूछा, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है इस अंतर से। चलिए ये उत्क्रमणीय, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? तो अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? उत्क्रमणीय। ये भौतिक अधिशोषण है तो यह उत्क्रमणीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। देखो भौतिक अधिशोषण जो होता है स्पेशल होता है, ये जो होता है नोट स्पेसिफिक होता है, यानी कि दोस्तों ये जो होता है विशिष्ट होता है। क्या होता है? हाँ चलिए ये क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट होता है, लेकिन ये विशिष्ट नहीं होता है। चलो यहाँ से देखोगे भौतिक अधिशोषण जो आसानी से गैस से द्रवित होकर के भौतिक अधिशोषण होता है, जो आसानी से द्रवित हो, लेकिन रासायनिक अधिशोषण द्रवित होता ही नहीं है, द्रवित का महत्व नहीं होता। चलिए दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में होता है शुरू में बढ़ता है लेकिन बाद में घट जाता है। ये होता है। ये दोनों लैंग्वेज आपका बहुत ईजी था सर जी, धन्य हो गए हम पढ़ के। बिल्कुल होना भी चाहिए आपको मेरे प्यारे साथी। देखो कितना जल्दी जल्दी आपका टॉपिक खत्म करें। देखो यहाँ पर कोलाइडे बिलियन के प्रकार, देखो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके 3 प्रकार थे। कोलाइडे बिलियन से मांगे, देखो इसका बिलियन जो होता है वो आप लोग को समझना है, 2 प्रकार का होता है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी। इंग्लिश मीडियम वाला याद है कि लाइफोफिलिक एंड लाइफोबिक। देखो पहले समझो कोलाइडे बिलियन, कोलाइडे बिलियन के प्रकार। इसको द्रव स्नेही को लायोफिलिक कहते हैं। क्या सर जी? लायोफिलिक, देखो यहाँ समझ दो, लायोफिलिक इसी को कहा जाता है। द्रव स्नेही को लायोफिलिक कहा जाता है। इंग्लिश में याद रखना, ये आपका 200 बिहार में पूछा है। देखो लायोफिलिक, देखो द्रव स्नेही जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आसानी से दोस्तों कोलाइडे बिलियन का बना ले, उसे द्रव स्नेही कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि मैं ऑफलाइन में पढ़ता था, एक जिस समय लिखा गया ये याद कर लिया और सुना दिया, तो वाह भाई तो मिला डियर स्टूडेंट, कहें वाह वाह वाह, ये सर बोले थे। क्योंकि देखिए आप लोग समझ जाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब द्रव स्नेही आपको पता है कि जब कोई परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आए तो आसानी से दोस्तों कोलाइडे बिलियन बना ले, तो वो द्रव स्नेही कहलाता है। इस प्रकार कोलाइडे बिलियन जो होता है उत्क्रमणीय होता है। इसका भी आंतर करवाऊंगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट? क्या होता है? उत्क्रमणीय। ये जैसे इसका एग्जाम्पल तो कोई बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है, गोंद, स्टार, जिलेटिन, ये सब क्या दोस्तों? तो आपका दोस्तों द्रव स्नेही बिलियन का एग्जाम्पल है। अब देखो द्रव विरोधी क्या होता है? जब परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में और आसानी से कोलाइडे बिलियन का निर्माण ना करे तो वो द्रव विरोधी होता है। देखिए कितना आसान लैंग्वेज है, एकदम हर विद्यार्थी को याद होने वाला लैंग्वेज है। तो देखो इस विधि के द्वारा दोस्तों इस विशेष विधि से बनाया जाता है, द्रव विरोधी होता है, इससे विशेष विधि से बनाया जाता है। जैसे धातुओं का जल में कोलाइडे बिलियन, ये जो होता है दोस्तों द्रव विरोधी हार्ड के जैसा एग्जाम्पल होता है। तो इसका एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा द्रव स्नेही का पूछा जाता है। और इसी में से पूछा जाता है गोंद, स्टार, जिलेटिन, ये सब क्या है? तो आप लोग का क्या है? तो द्रव स्नेही है, लायोफिलिक। चलो अंतर देखो आप, देखो यहाँ पर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो लायोफिलिक द्रव स्नेही को, लायोफोबिक द्रव विरोधी को। हिंदी मीडियम वाले से गुजारिश है कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद रखेंगे नाम के, क्योंकि बिहार बोर्ड का ही पूछता है लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर है, तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक ना? चलिए यहाँ से देखिए अंतर क्या है। इसमें परिक्षिप्त कण बड़े आकार के होते हैं, जो द्रव स्नेही होता है इसमें परिक्षिप्त जो कण होता है वो बड़े आकार का होता है, जबकि द्रव विरोधी में होता है इसमें आकार जो होता है छोटे छोटे होते हैं। क्या होता है? द्रव विरोधी में छोटे छोटे आकार के होते हैं। इसे विशेष विधि से बनाया जाता है। जो ये जो होता है विशेष विधि से बनाया जाता है। कौन सा जी? जो द्रव स्नेही होता है वो विशेष विधि मेथड से बनाया जाता है, जबकि द्रव विरोधी जो होता है इससे विशेष विधि से बनाया जाता है। जो द्रव विरोधी होता है मेरे पेड़ साथ उसे विशेष विधि के द्वारा बनाया जाता है, विशेष, ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो द्रव स्नेही जो होता है उत्क्रमणीय होता है, जबकि द्रव विरोधी जो होता है, चलिए अनुत्क्रमणीय होता है द्रव विरोधी। इसे बनाने के लिए अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? द्रव स्नेही के लिए। जबकि द्रव विरोधी के लिए इसके बनाने के लिए अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है, यह अधिक अस्थायी होता है। देखो जो द्रव स्नेही होता है ये अधिक अस्थायी होता है, जबकि ये जो होता है दोस्तों कम अस्थायी होता है। कौन होता है? कम अस्थायी। अधिक अस्थायी होता है, ये कम अस्थायी होता है।
ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसे आती सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। देखो जो द्रव्यवश नहीं होता उसे आती जो होता है सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, जबकि इसके कारण दोस्तों आती सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। देखो इसको देख सकते हैं द्रव विरोधी को, लेकिन द्रव्यवश नहीं को नहीं। देखो द्रव्यवश नहीं में जो होता है इसकी संयंत्रता प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी जो होता है इसकी संयंत्रता दोस्तों प्रक्षेपण के माध्यम के बराबर होता है। अब द्रव स्नेही पर जो होता है धन आवेश, ऋण आवेश, शून्य आवेश तीनों पाया जाता है, लेकिन द्रव विरोध पर सिर्फ और सिर्फ धन आवेश और ऋण आवेश पाया जाता है। देखो द्रव्यवश नहीं के एग्जाम्पल देखिए, जिलेटिन, गोल्ड, स्टार्च, ग्लो, ये सब क्या है द्रव्यवश नहीं है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग को यकीन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में देख लो हर साल पूछा जाता है, लेकिन द्रव विरोधी वाला जो होता है एग्जाम्पल नहीं पूछता है। द्रव्यवश नहीं वाला ये चार गए गोंद, स्टार्च, ग्लो, द्रव, ये हर साल एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2022 में, दोस्तों क्या केमिस्ट्री एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था पायस क्या, ये कितने प्रकार के, बहुत इजी एकदम 5 नंबर वाला एकदम क्वेश्चन पूछा, पता नहीं इतना इजी। देखो दो अमिश्रणीय द्रव से बने कोलाइड विलयन को पायस कहते हैं। जैसे इसका 2 प्रकार होता है, जल में तेल और जल में तेल। जल में तेल और तेल में जल, जल में तेल, यहाँ से समझना, जल में तेल, जल में क्या तेल और तेल में जल, जल में तेल और तेल में जल, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 अमिश्रणीय पदार्थों से बने कोलाइड विलयन को पायस कहते हैं, इतना लिख दिए। फिर देखो यहाँ पर पायस 2 प्रकार का होता है, क्या होता है जल में तेल और तेल में जल, ये आप लोग दर्शा देना, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। 5 नंबर में पूछा गया था। देखो पायसीकारक पदार्थ क्या है, तो देखो पायसीकारक पदार्थ बनाते समय अमिश्रणीय पदार्थों को आपस में जोड़ने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसे पायसीकारक पदार्थ कहते हैं। यानी कि पायस बनाते समय अमिश्रणीय पदार्थों को आपस में मिलाने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसी को पायसीकारक कहते हैं। जैसे जल में तेल, पायस बनाने के लिए साबुन पायसीकारक पदार्थ है। देखो जल से तेल, जल में तेल बनाने के लिए साबुन पायसीकारक पदार्थ है, बिल्कुल। देखो अब देखो पायस के प्रकार, देखो पायस का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है, क्या 5 नंबर पूछता है, पूछेगा ही। ये सब आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या है पायस के अवयवी घटक को अलग करने के भी पायसीकरण कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ किसी पदार्थ में घुल करके कोलाइड विलयन बनाता है तो उसे सोल कहते हैं, और इतना 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 गोल्ड सोल कहलाता है। अब देखो पायस से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के सर जी, और ये एग्जाम में 5 नंबर में पूछा है जी। पायस क्या है, कितने प्रकार का होता है। देखो पहला होता है जल में तेल, तो इस पायस में दोस्तों जल जो होता है परिक्षेपण माध्यम, यानी कि जल में जो पायस होता है, जल पायस में जो जल होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। जो जल होता है यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम होता है, और अधिक जल में जल अधिक और तेल से परिक्षेपण कम होता है। जो परिक्षेपित अंश होता है तेल से कम होता है। और यहाँ पर देखो तेल में जल, जल में तेल हुआ तो तेल में जल, ऐसा पायस जिसमें तेल अधिक होता है जल कम होता है। ये देखो कितना ईजी लैंग्वेज है। अब इतना लिख दोगे तो 5 नंबर तो कोई छीनेगा नहीं। क्या कि पूछा था 0 गो मतलब 5 नंबर में पूछ दिया बस। पेप्टिकरण देखो क्या है, मेथड ऑफ पेप्टिकरण। देखो कहा जा रहा है व्हाट इज द पेप्टाइजेशन मेथड। कहा जा रहा है कि इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है, देखो पेप्टाइजेशन जो विधि होता है इस पदार्थ में जिस पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताज़ा अपक्षेप लेकर के एक उपयुक्त विलायक में घोल करके कोलाइड विलयन बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग पेप्टिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, पेप्टिकरण कहते हैं। बस 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 सर जी इतना ही काफ़ी था, हम लोग समझ गए। चलो ये बाकी एग्जाम्पल है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों HCl के साथ युक्त घोल करके हम लोग बनाते हैं, जिससे HCl पर पेप्टिकारक युक्त होता है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 5 नंबर तक पूछ देता है। अब टिंडल प्रभाव क्या है या फैराडे का टिंडल प्रभाव क्या है, एकदम इजी लैंग्वेज है, आराम से। क्या सर जी आराम से समझेंगे, हाँ मेरे प्यारे टेंशन काहे कर लेते हो जी। देखो किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश की किरणों को प्रभावित किया जाता है तो इसके जो मार्ग में एक प्रदीप्तित चमक उत्पन्न होती है। इस घटना को फैराडे या टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे या टिंडल प्रभाव कहते हैं। कारण देखिए इसका जो कारण होता है दोस्तों, मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की किरणें जो होता है कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है, तो कोलाइड विलयन के दोस्तों जो होता है प्रकाश में प्रकीर्णित कर दिया जाता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यह कारण हुआ। देखो टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों, जो आकाश का रंग नीला होता है, समुद्र का
पानी जो होता है नीला होता है, ये क्या होता है, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी के कारण ऐसा होता है। देखो ब्राउनी गति समझना, फिगर देना याद नहीं रहा। देखो इस प्रकार से होता है। देखो कोलाइड विलयनों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रकाश हमेशा दोस्तों टेढ़े मेढ़े मार्ग में दोस्तों क्या रहता है, गतिशील रहता है। क्या रहता है, कोलाइड विलयन के अध्ययन से पता चलता है कि कोलाइड विलयन के अंदर कोलाइड क्या है, हमेशा टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील रहता है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये आप लोग 9th कक्षा में अगर पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। इस प्रकार से जो होता है दोस्तों, ये आपका कोलाइड विलयन होता है। इसको आप लोग दर्शा दीजिए इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से ये क्या हुआ, कोलाइड विलयन हुआ, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग में गतिशील होता है। ये आप लोग 9th कक्षा में केमिस्ट्री में पढ़े हो, 12th में पढ़ना है। तो इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति के कारण विलयन अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। कौन सी गति के कारण, ब्राउनी गति के कारण। ये आपको बिल्कुल इजी पॉइंट था। कहोगे सर जी इतना आसान लैंग्वेज कहाँ से लाते हो। देखो इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, बातों को समझना पड़ता है, तब इतना बेहतर लैंग्वेज मिलता है। अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल टॉप करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो एकदम लगे रहिए। देखो स्कंदन क्या है, स्कंदन, ये जितना भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं बस इतना पढ़ लोगे ना, ये एकदम गारंटी कहता हूँ, दिल से कहता हूँ मेरे प्यारे। इस चैप्टर से जितना नंबर का पूछा जाएगा ना सब इसी से रहता है। हर साल मेरा अनुभव हो रहा है डियर स्टूडेंट, हर साल रिकॉर्ड तो रहा हूँ, ठीक ना। तो बस पढ़ते जाइए। देखो जब किसी कोलाइड विलयन में जब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, यानी कि कोई कोलाइड विलयन होगा उसमें वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा, मैंने कुछ भी थोड़ा सा मात्रा मिलाएंगे ना, तो उस कोलाइड विलयन दोस्तों जो होता है उदासीन होकर के अपक्षेपित हो जाता है। उदासीन हो जाएगा यानी कि दोस्तों क्या, उदास हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, मतलब कि क्षारीय अम्लीय ना होता है उससे उदासीन होकर के अपक्षेपित हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होगी इसको हम लोग स्कंदन कहेंगे। कैसे सर जी, तो कोई कोलाइड विलयन कोई वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दो, बस वो उदासीन होकर के अपक्षेपित हो जाएगा, बस उस क्रिया को हम लोग स्कंदन बोल देंगे। और का इतना इजी है मेरे प्यारे साथियों। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया, पढ़ करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। देखो ये 2 नंबर में पूछता है, इतना इसका परिभाषा था, एग्जाम्पल देना चाहिए था। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा है। देखो धान का संचलन या वैद्युत का संचलन, ज़्यादा क्या पूछता है सर जी, तो वैद्युत का संचलन पूछता है। तो यही परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड विलयन की गति का ना वैद्युत का संचलन होता है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में 3 बार पूछा गया है, सब्जेक्टिव में 2 बार पूछा गया है। तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइड कणों की गति कारण आपका दोस्तों वैद्युत का संचलन कहलाता है। जब किसी कोलाइड विलयन को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो कोलाइड विलयन विपरीत इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करते रखते हैं, जिसे वैद्युत का संचलन कहते हैं। चलिए एकदम आसान था डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए 22 नंबर, कोलाइडियों का दोस्तों संरक्षण। राक्षी कोलाइडों द्वारा दोस्तों द्रव विरोधी कोलाइडों के वैद्युत अपघट्यों के द्वारा होने वाले स्कंदन क्रिया को रोकने के लिए दोस्तों कोलाइडे कणों का संरक्षण करा जाता है। यानी कि कोलाइडे कणों को जो संरक्षण को रोकने, स्कंदन को रोकने की क्रिया को कोलाइडे कण का संरक्षण कहते हैं। राक्षीय कोलाइड के द्वारा दोस्तों द्रव स्नेही कोलाइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि राक्षीय कोलाइड के रूप में हम लोग प्राय द्रव स्नेही कोलाइड का उपयोग करते हैं। चलो हार्डी-शुल्ले का नियम क्या, इस नियम अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट किसी आयन की जो स्कंदन शक्ति होती है उसकी संयोजकता के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट एकदम क्लियर कर लीजिए। यह हार्डी-शुल्ले का नियम ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा, सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछा है। इस नियम अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता के समानुपाती होती है। देखो स्वर्ण संख्या यानी कि व्हाट इज द गोल्ड नंबर। देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दिख रहा है, कहा जा रहा है कि 1000 मिलीग्राम उपस्थित राक्षीय कोलाइड की एक मात्रा जो सोने के मानक बिलियन में 210 मिलीमीटर के बिलियन उपस्थित मिलियन के 10% NaCl के द्वारा दोस्तों होने वाला स्कंदन को रोक देता है। सबसे बेहतर दोस्तों कोलाइड राक्षीय कोलाइड होता है जिससे स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों को देख लेना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है 2022 में। कब सर जी, 2022 में, और ये पूछेगा 5 नंबर में 2024 में पूछा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना है। चलो कहा जरा कि अधिशोषण की प्रकृति। देखो आसानी से द्रवित होने वाली गैस से SO2 CO2 Cl2 NH3 कैसे दोस्तों ठोस की अधिशोषक पर आसानी से
क्या होता है, अधिशोष हो जाता है। यानी कि अधिशोषण की प्रकृति पर आप लोग को लिखना है, द्रवित न तो होने वाले गैसें की अपेक्षा आसानी से अधिशोषित होने वाले हो जाता है, क्योंकि इसमें आसानी से द्रवित होने वाले गैसों को बांडस बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण गैसों का जो प्रबल होता है दोस्तों, वो प्रबल बंध बनाता है। अब देखो यहाँ से देखिएगा इसका दूसरा प्रकार अधिशोषण की प्रकृति पर, क्षेत्रफल बढ़ा देने पर अधिशोषक में अधिशोषण क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि ये दो कठोर पर ये जो होता है दोस्तों, कठोर ठोस पदार्थ की अपेक्षा बारीक पिसा हुआ होता है तथा ठोस होता है छिद्रयुक्त तो ठोस एक अच्छा अवशोषक होता है। बाकी एग्जाम्पल तो आप लोग देख करके पढ़ के समझ सकते हैं, इजी है मेरे प्यारे। अगर एक बार पढ़ लोगे बस, इसमें है का सब इजी है। ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण का मान बढ़ता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है। ताप का प्रभाव इसमें होता है। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण का क्षमता बढ़ती है, इजी है। अधिशोषण की सक्रियता, किसी रासायनिक के अधिशोषण की सक्रियता बढ़ाने के लिए उसके क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अधिशोषक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिशोषक की मात्रा बढ़ जाती है। ये हो गया सक्रियता, इजी एकदम है सबकी। कणों के आधार पर देखो, अब देखो कणों के आधार पर विलयन के प्रकार देखिए, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, एक निलंबन। चलो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ से, ऐसा विलयन जिसमें उपास्य विलय के पदार्थों के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन फिल्टर पेपर या चर्मक्षेत्र को दोस्तों पेपर को या जंतु कोशिका को पार कर जाते हैं, जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज हो गया, ये आप लोग का वास्तविक विलयन हुआ। कोलाइडल विलयन कुछ इसी प्रकार का, लेकिन इसमें जो इसका साइज होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻6 सेंटीमीटर के बीच होता है, वो दोस्तों कोलाइडल विलयन कहलाता है। ये दोनों में सिर्फ अंतर दोस्तों क्या है, बस छोटा बड़ा होने का है। जैसे छोटला, बड़का, मंझला, संझला, ये सब अंतर है बस, बाकी वही है। बाकी एग्जाम्पल उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है, खून, गोंद इत्यादि इसी प्रकार के एग्जाम्पल। इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से बिल्कुल देख सकते। किसको, कोलाइडल विलयन को। देखो इसका अंतर भी करवा देता है, ऐसे तो बुक में दिया हुआ है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। देखो ऐसा विलयन जिसके कणों का साइज 10⁻5 से अधिक होता है तो उसे निलंबन कहते हैं। बाकी इसको नंगी आँख से देख सकते हैं और इसके फिल्टर को पार नहीं कर पाते, जैसे आटा, मिट्टी, सत्तू, इसका एग्जाम्पल है। चलिए है ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आप लोग देखिएगा उत्प्रेरक की क्रिया विधि। चलिए पीडीएफ के लिए इसी नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है डियर स्टूडेंट। देखिए लगातार आपके साथ बने हुए थे, 26 क्वेश्चन आपको करवाएं डियर स्टूडेंट, लगभग समझिए 30 क्वेश्चन, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इतना पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए इसी नंबर पर आप लोगों को पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट करना है, जिसमें आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन ले सकते हो। पूरी तैयारी कीजिए, टॉपर लिस्ट में आइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है डियर स्टूडेंट। माता पिता का नाम रोशन कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और थोड़ा दोस्तों आप लोग खान पान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खान पान आप लोग दुरुस्त रखेंगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि डियर स्टूडेंट कितना जो होते हैं तैयारी के चक्कर में खाना पीना को भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बेहतर तैयारी करना है और साथ में मेडिसिन भी करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। योगा वगैरह भी करना है, इससे क्या होगा, दिमाग आपका तंदुरुस्त होगा, जिससे आप लोग को पढ़ने में और भी मन लगेगा। चलिए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय